कह देते घर के अंदर कहाँ है घर इसका? घर बता ना, तेरा घर कहाँ है? घर कहाँ बता रहा हूँ? अभी क्या बोला? झूठ बोल रहा था। अभी बोला ना नहीं करो मैंने। भाई क्या कोई थप्पड़ कंपटीशन चला हुआ है क्या देश में? क्या ये टारगेट चल रहा है कि सिर्फ टोपी वालों को मारो, मॉब लिंचिंग करो? हमारे देश में इस वक्त कमजोरों को दबाया जा रहा है, कमजोरों का मजाक बनाया जा रहा है। अधिकारियों की भी मानसिकता विकृत हो चुकी है, जहां पर वो भी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से ही लोगों को देखने लगे हैं। अगर ऐसा चल रहा है देश में तो समझ लीजिए हालात ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में अफसरशाही चरम पर चल रही है, जहां पर देखने मिल रहा है कि एक नन्हे से मुस्लिम युवक को अपर कलेक्टर मैडम मंजुषा विक्रांत राय ने थप्पड़ जड़ दिया। भाई क्या कोई थप्पड़ कंपटीशन चला हुआ है क्या देश में? मैं दीपक पांडे मुदगल, मैं आपको पूरी तरह अब इस खबर के बारे में बताता हूं क्या है पूरा मामला। पूरा मामला यह है कि कोरोना महामारी चल रही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, सब कोरोना से डरे भी हुए हैं, बिल्कुल। लेकिन कोरोना लॉक अनलॉक के खेल में अफसरों की खूब चल रही है, क्योंकि ऊपर से सरकार का भी दबाव आता है, तो ऐसे ही चलता है। अब क्या हुआ होगा? हुआ यह कि जो वीडियो हमारे सामने आया है और इसके बाद फिर दूसरा वीडियो जो सामने आया है, दोनों में स्थिति यह पता लगी कि जो अपर कलेक्टर मैडम, एडीएम मैडम ने जो कार्रवाई की वो सरासर गलत थी, और वो भी नन्हे से बालक को, टोपी वाले बालक को। क्या ये टारगेट चल रहा है कि सिर्फ टोपी वालों को मारो, मॉब लिंचिंग करो? देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, ऐसा घृणा का माहौल किसी आईएएस अफसर से देखने नहीं मिलता कि बच्चे को आप प्यार से भी समझा सकते थे, बात भी कर सकते थे, लेकिन आपने बात न करने की जगह सीधा थप्पड़ दे दिया। हम लगातार कलेक्टरों का देख रहे हैं, आईएएसओ का देख रहे हैं कि डंडे मार रहे हैं, कोई चांटा मार रहा है। तत्कालीन आपने देखा हो त्रिपुरा में भी घटना हुई थी, एक डीएम साहब पहुंचे थे, वहां पर ऐसा लग रहा था शादी को जिस तरीके से हटा रहे थे, ऐसे कोई आतंकवादी और टेररिस्ट वहां पर बैठे हों कि बस बोले जा रहे थे, और सबको इसको एफआईआर करो, इस पर एफआईआर करो। अरे भाई ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, हम भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, जनता ने सरकार चुनी है, सरकार आपको सैलरी देती है क्योंकि हमारा पैसा राजकोष में जमा होता है, तो आप सब नौकर हैं हमारी बात सुनिए, समझिए। कोई जबरदस्ती इस कोरोना काल में अपनी दुकान भला क्यों खोलेगा? अब मैडम वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि दुकान की शटर खुली हुई है, और मैडम दड़दड़ाती शटर के अंदर जाती है। वहां पर एक मुस्लिम युवक, नन्हा सा बालक वहां पर होता है, उसको बाहर लेके आते हैं, उसके हाथ पर पुलिस डंडा मारती दिखाई देगी वीडियो में आपको। इसके बाद मैडम उसको एक थप्पड़ भी जड़ देती हैं, जबकि वहां आसपास के रहवासी बताते हैं कि दुकान में से ही यह रास्ता है, मतलब शटर में से ही रास्ता घर का है, तो घर आने जाने के लिए शटर उठाना पड़ती है। बच्चा अपने घर को जाने के लिए उस शटर को उठाई थी, लेकिन मैडम जी पहुंची, भाई कोरोना चल रहा है तो पूरा लॉकडाउन का पालन कराना है। अब ऑनलाइन बाजार खुला रहे तो खुला रहे, खुदरा बाजार मर जाए तो मर जाए, किसे परवाह है साहब, किसे परवाह है? जाने दीजिए, गरीबों की परवाह किसे है, मध्यम वर्गियों की परवाह किसे है? सरकार भी पूंजीपतियों की है, पूंजीपति ही तो चला रहे हैं। तभी तो मध्यम और मजदूर वर्ग के हालात ये हो गए हैं कि घर में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, लेकिन सरकार चल रही है, कहीं कटौती नहीं आई है देश के सांसद विधायकों के ऐशो आराम में, लेकिन आपके ऐशो आराम में कटौती आ चुकी है। आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, जनता को नोचा जा रहा है, जनता का राजनीतिक पिस्सुओं ने खून चूसना शुरू कर दिया है। आज स्थिति यह आ गई है कि देश इतनी दयनीय स्थिति में है कि जहां पर 40 करोड़ आबादी भूखा सोने को मजबूर होती थी, वहीं देश की आज 70 करोड़ आबादी भूखा सोने को मजबूर हो गई है। लेकिन कोरोना का हवाला देते हुए, कोरोना से बाद में मरेगा आदमी, लेकिन पहले भूख से मर जाएगा। और जो धंधे पानी वाले हैं, आज उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है, खाने की समस्या है। लेकिन हमारे
नेताओं को इससे कोई परवाह नहीं है दूर तक। आप कभी उनसे सवाल करेंगे कि भाई 5 साल में ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारे पास पैसों का अंबार लग जाता है, बड़ा अंबार लग जाता है? कौन सा धंधा है, कौन सा काम है आपका? आप सेवक ही तो हो, और वो सेवक भी ऐसा सेवक जो पैसे लेके सेवा कर रहा है। अब भैया कुछ तनख्वाह तो मिलती होगी, पर इन पे ईडी के छापे कौन डालेगा, इनकम टैक्स के छापे कौन डालेगा? इस देश की राजनीति जंग लग गई है, क्योंकि इसमें धर्म आ गया है, और जिस राजनीति में धर्म आ जाता है वो राजनीति में जंग लग जाती है। क्योंकि अब धर्म की राजनीति जब होने लग जाए और धर्म का चोला ओढ़कर बचा जाए, तो फिर सवाल बनते ही नहीं हैं, क्योंकि जो भी ये सवाल करेगा उसको एंटी नेशन ठहरा दिया जाएगा। और आपके दिमाग को आपको खुला रखना चाहिए। अगर मैं पाकिस्तान के अंदर यह कहूं कि मैं हिंदुस्तान का झंडा लगा लूं, समझिएगा, यह हिंदुस्तान में कोई कहे पाकिस्तान का झंडा लगा लूं, तो देखिए यह वहां की संप्रभुता का सवाल है, देश की नेशनलिज्म का सवाल है। कई लोग इसको भी इशू बना देते हैं और बना रहे हैं ऐसे ही मामले। लेकिन आपने वहां देखा जब सऊदी अरब अमीरात में आपका, हमारा, सबका हिंदुस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पे लगाया गया था, दैट्स अ फुल इस्लामिक कंट्रीज, उसमें जब झंडा लग सकता है तो झंडा तो कहीं भी लग सकता है। लेकिन हम उलझे हैं आज वाद विवाद में, पर हम बचाव कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि हम अपने नेताओं का बचाव कर रहे हैं। लेकिन आज इस कोरोना काल में बता दो किसी नेता ने आपका साथ दिया हो, बहुत कम है। अरे नेता खुद मर गए इलाज के चक्कर में, इलाज नहीं मिल पाया, सुविधाएं नहीं मिल पाई, चिकित्साएं नहीं मिल पाई, लेकिन आप अभी भी उसी राजनीति में लगे हो। और यह राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि अब तो अधिकारियों की भी मानसिकता विकृत हो चुकी है, जहां पर वो भी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से ही लोगों को देखने लगे हैं। अगर ऐसा चल रहा है देश में तो समझ लीजिए हालात ठीक नहीं है, और हक की आवाज लगानी होगी। और हमेशा कमजोर के साथ मैं रहा हूं और रहूंगा, क्योंकि मैं प्रभु राम का सच्चा सेवक हूं। अगर मैं ये कहूं तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि राम का नाम लेकर राम के नाम को बदनाम करना बंद किया जाए। राम ने कमजोरों का, मजबूरों का साथ दिया था और असहायों का साथ दिया था, कमजोर की ताकत बने थे। पर हमारे देश में इस वक्त कमजोरों को दबाया जा रहा है, कमजोरों का मजाक बनाया जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूं हां अल्पसंख्यक समुदायों की, उनको भी देश में जीने का अधिकार है, उनको भी देश में इज्जत से रहने का अधिकार है, और यह अधिकार हमारा संविधान देता है। लेकिन इस संविधान को तो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग मानते ही नहीं हैं। मत मानिए, उसी संविधान से एक गरीब अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने थे, वरना तो देश में कोई गरीब प्रधानमंत्री नहीं बन पाता, ना ही चाय बेचने वाला और ना ही तड़ीपार कोई कुछ बन पाता। लेकिन यहां सब बन सकते हैं, क्योंकि यह संविधान है, और संविधान बहुत ही सुंदर है। इसको समझिए। गांधी प्रासंगिक विषय है, गांधी पढ़ने का नहीं समझने का विषय है। मैं चाहूंगा अहिंसा परमो धर्मा, और धर्म के नाते इंसानियत कायम रखिए अगर सच्चे धार्मिक हैं। बाकी हम बने रहेंगे हर लाइव अपडेट के साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल। जय हिंद।